नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। भारत ने 17 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। देश में पिछले 24 घंटे में 3,86,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। सरकार कल से दिल्ली में 7 और केंद्रों में कोविड मरीजों को आयुष 64 दवा वितरित करेगी। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए देश भर में अब तक लगभग 4,200 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई। कर्नाटक में कल से 14 दिन के लिए नए कोविड प्रतिबंध लागू। मिजोरम में कल से 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बालिकाओं के विद्यालय पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति के संबंध में आज पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। पिछले कुछ दिनों में श्री मोदी ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी इस मुद्दे पर बात की है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और टीकाकरण अभियान की स्थिति का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में निःशुल्क वितरण के लिए भारतीय रेडक्रॉस द्वारा आयात की गई सर्व कोविड राहत सामग्री आईजीएसटी सहित सीमा शुल्क से पूरी तरह से मुक्त है। वित्त मंत्री ने ट्विटर पर कहा कि 3 मई से रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर एपीआई और इसके इस्तेमाल में होने वाले रसायन को सभी तरह के शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पत्र के जवाब में वित्त मंत्री ने ट्वीट किए हैं। पत्र में मुख्यमंत्री ने कोविड से संबंधित सामग्री को कर, सीमा शुल्क, अन्य शुल्क और जीएसटी से छूट देने की मांग की है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह छूट निःशुल्क वितरित होने वाली चिकित्सा ऑक्सीजन उपकरण, ऑक्सीजन के भंडारण और परिवहन पर पूरी तरह से लागू है। यह छूट राज्य सरकार, राहत सामग्री बांटने वाली एजेंसियों या किसी अन्य संस्थान को भी मिलेगी। सरकार ने उपलब्धता बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में भी छूट दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कोविड वैक्सीन 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसको जीएसटी से पूरी तरह मुक्त किया गया है। देश में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की लगभग 16.76% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय 37,36,000 से अधिक मरीजों का इलाज हो रहा है। कल 4,03,738 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82.15% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 3,86,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 1,83,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। 10 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल अब भी महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हैं। लगभग 75% नए संक्रमित लोग इन्हीं राज्यों से हैं। कल 4,092 मरीजों की मृत्यु हुई। देश में अब तक इस महामारी से 2,42,362 रोगियों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 17 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। लगभग 95,40,000 चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को पहली और 64 लाख से अधिक को दूसरा टीका भी लगा दिया गया है। 1,39,00,000 से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर पहला और 77 लाख से अधिक दूसरा टीका लगवा चुके हैं। देश में इस वर्ष 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 20,23,000 वैक्सीन दी गई। इनमें से लगभग 8 लाख लाभार्थियों को पहला और 12 लाख को दूसरा टीका लगाया गया। कल 18 से 44 वर्ष के लगभग 2,90,000 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। अब तक इस आयु वर्ग के लगभग 18 लाख लोग कोविड टीके लगवा चुके हैं। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण मई से शुरू हुआ। टीकाकरण अभियान की उच्च स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड के 17 करोड़ 56 लाख से अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इनमें से बर्बादी सहित 16 करोड़ 83 लाख कोविड टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है। अगले 3 दिन में वैक्सीन की 46 लाख से अधिक और डोज राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध हो जाएगी। बिहार सरकार ने आज से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका उपलब्ध कराया जाएगा। वैक्सीन लेने के लिए पहले पंजीकरण कराना और स्लॉट बुक कराना अनिवार्य होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इस आयु वर्ग के लिए 3,50,000 कोविड टीके मिले हैं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका देने के लिए 3.5 लाख डोज पटना पहुंच गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज रविवार 9 मई से पूरे राज्य में टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। यह टीकाकरण उन स्थानों से अलग होगा जहां पे लोगों का जांच और उपचार हो रहा है। अगले 3-4 दिनों में अन्य सरकारी एवं अन्य भवनों को चिन्हित करके उन स्थानों पे भी ये टीका दिया जाएगा। कर्नाटक में स्वास्थ्य विभाग 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ग के लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए लोग कोविन पोर्टल पर पंजीकरण और टीका लगवाने के लिए समय ले सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि लोग बिना पंजीकरण के भी केंद्र पर जाकर अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। सरकार ने आज कहा कि मामूली और मध्यम रूप से कोविड संक्रमित मरीजों के लिए आयुष 64 औषधि के वितरण के लिए कल से दिल्ली में कुछ और केंद्र खोले जाएंगे। आयुष मंत्रालय ने कहा कि अपने घरों या सरकारी संस्थानों में रह रहे लोगों को इन केंद्रों से लाभ होगा। मंत्रालय ने पिछले शनिवार से दिल्ली के कई स्थानों पर आयुष 64 औषधि का निःशुल्क वितरण शुरू किया है। कल से सरिता विहार के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अशोक रोड के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, जामिया नगर के यूनानी औषधीय क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, ओखला के यूनानी मेडिकल सेंटर, सफदरजंग अस्पताल, यूनानी स्पेशियलिटी क्लिनिक, डॉक्टर एम ए अंसारी हेल्थ सेंटर, जामिया मिलिया इस्लामिया, पंजाबी बाग के केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान और जनकपुरी के केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद में उपलब्ध होगी। रोहिणी के सेक्टर 19 में प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल में भी बुधवार से आयुष 64 का निःशुल्क वितरण होगा। मंत्रालय ने बताया कि आरटीपीसीआर की पॉजिटिव रिपोर्ट और आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करने पर यह दवाएं निःशुल्क दी जा सकती है। इसके अलावा आयुष 64 और आयु रक्षा को आयुष भवन जीपीओ कॉम्प्लेक्स से भी खरीदा जा सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कोविड मरीजों के लिए उपयोगी दवा तैयार की है। इसका नाम डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। ये पाउडर के रूप में आती है और पानी में मिलाकर ली जाती है। भारतीय औषध महानियंत्रक ने डीआरडीओ को इसके आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। इसे डीआरडीओ की प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाया है। डीआरडीओ मुख्यालय में जीवन विज्ञान के महानिदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने विशेष बातचीत में आकाशवाणी को बताया कि ये दवा कोविड मरीजों की संक्रमित कोशिका में मिल जाती है और वायरस को फैलने से रोकती है तथा उससे बचाव की शक्ति भी बढ़ाती है। 2DG क्या करता है, जब हम इसको एक कोरोना के मरीज में दे देते हैं तो ये 2DG उस कोशिका में जो कि वायरस से ग्रस्त है उसमें एक तो ये ज्यादा मात्रा में उसके अंदर चला जाता है और दूसरा जब ये ज्यादा अंदर चला जाता है
मगर ये ग्लूकोज का वेरिएंट है, ये चला तो जाता है पर ये एनर्जी नहीं दे पाता। तो जब एनर्जी नहीं दे पाता तो वो सेल जो है एक तरह से एनर्जी के लिए भूखा हो जाता है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है पर 2 TG उसमें से एनर्जी नहीं दे पाता। तो वो डबल मार्क होती है कि उसने ज्यादा भी ले लिया सेल ने और वो उसमें एनर्जी नहीं दे पा रहा। तो उससे क्या होता है कि जो वायरस है वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। जब वायरस ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली जो वायरल लोड है वो बॉडी में कम हो जाता है और एक तरह से ये उस वायरस को मारने में या उसकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में कारगर साबित होता है। श्री सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि मास्क संक्रमण को फैलने से रोकने में उपयोगी है, इसलिए मास्क की क्वालिटी में सुधार किया गया है। मास्क थे जैसे CBR केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, इसके लिए हम प्रोटेक्टिव गियर बनाते हैं, NBC सूट, NBC मास्क। हमने उस नॉलेज को एक्सटेंड किया है, तो उसको N95 मास्क और अदर मास्क की टेस्टिंग के लिए देश को समर्पित किया। PPE किट जब होती है उसकी जो सिलाई होती है सील पे, उस पे एक टेप लगती है और ग्लू लगता है। साइल्स में बहुत तरह के हम एडहेसिव्स या बॉन्डिंग मटेरियल यूज करते हैं। हमने उनको एनालाइज किया, यहाँ पे DRDO ने अपने डोमेन से, अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज से आगे निकल के काम किया, जिससे कि हम इस कोविड मैनेजमेंट में अपना योगदान दें। डॉक्टर अजय कुमार सिंह के साथ ये पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल विभाग अभी तक विभिन्न राज्यों को तकरीबन 4,200 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 68 एक्सप्रेस रेलगाड़ी अपनी यात्राएं पूरी कर चुकी हैं। विभिन्न राज्यों को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाकर रेल विभाग लोगों को राहत पहुंचा रहा है। रेल विभाग अब कानपुर जैसे नए शहरों में ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। इनको 80 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि रेल विभाग अभी तक महाराष्ट्र को 293 टन, उत्तर प्रदेश को 1,230 टन, मध्य प्रदेश को 271 टन, दिल्ली को 1,679 टन, हरियाणा को 555 टन, तेलंगाना को 123 टन और राजस्थान को 40 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य में कोरोना कर्फ्यू एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले कर्फ्यू कल सुबह समाप्त होना था, लेकिन अब ये 17 मई तक जारी रहेगा। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज संवाददाताओं को बताया कि पिछले कुछ दिनों से संक्रमण की दर 35% से घटकर 23% रह गई है, लेकिन अभी प्रतिबंधों को जारी रखना होगा। सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। कई जगह नए ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलकर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफी सुधरी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने कहा है कि 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों, बैंक्वेट हॉल, होटलों और अन्य स्थानों पर विवाह समारोह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। आज DDMA के आदेश में कहा गया है कि ऐसे समारोह की केवल घर या अहाते में ही अनुमति होगी और उसमें 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
विवाह में शामिल होने के लिए आने जाने वालों को शादी का कार्ड या मोबाइल पर उसकी फोटो दिखानी होगी। डीजे, साउंड सिस्टम, टेंट, कैटरिंग या इस तरह की अन्य सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। इस तरह की सेवाओं के प्रदाताओं को अग्रिम राशि लौटानी होगी अथवा आपसी सहमति से कर्फ्यू के बाद विवाह के आयोजन की तिथि तय करनी होगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। भारत ने 17 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। देश में पिछले 24 घंटे में 3,86,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। सरकार कल से दिल्ली में 7 और केंद्रों में कोविड मरीजों को आयुष 64 दवा वितरित करेगी। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए देश भर में अब तक लगभग 4,200 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई। कर्नाटक में कल से 14 दिन के लिए नए कोविड प्रतिबंध लागू। मिजोरम में कल से 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बालिकाओं के विद्यालय पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। कर्नाटक में कोविड महामारी को देखते हुए लोगों और वाहनों की आवाजाही पर कल से 14 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने चेतावनी दी है कि अनावश्यक रूप से बाहर घूमते पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो, रेल समेत सभी सार्वजनिक यातायात सुविधाएं बंद रहेंगी। रेल या हवाई जहाज का टिकट साथ रखने वाले लोगों को ही टैक्सी या ऑटो रिक्शा से जाने की अनुमति होगी। टीका लगाने या अस्पताल जाने वाले लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति होगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल लॉकडाउन के आरंभ होने से आवश्यक सेवाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आज किराने की दुकान, पेट्रोल स्टेशन और शराब की दुकान के आगे लंबी कतारें दिखाई दी। क्रांतिवीर संगोल्ली रायण्ण रेलवे स्टेशन में भी आज काफी लोग बुकिंग काउंटर पर दिखाई दिए। लॉकडाउन आरंभ होने के पहले शहर छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई दी। मई 24 तारीख तक के लॉकडाउन के समय रेस्टोरेंट पार्सल दे पाएंगे। सुबह 6 और 10 के बीच सभी दुकानें खुली रहेंगी। ठेली वाले घर घर जाकर सब्जी फलों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बेच पाएंगे। बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और एटीएम खुली रहेंगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मिजोरम में कल से 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो रहा है। लॉकडाउन सुबह 4 बजे से लागू होगा और 17 मई सुबह 4 बजे तक जारी रहेगा। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। इस दौरान लोगों के आवागमन और उनकी गतिविधियों पर और कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंधों से छूट रहेगी। पूजा स्थल, शिक्षा संस्थान, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, मूवी थिएटर, जिम, सामुदायिक भवन, रेस्तरां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बंद रहेंगे। इस अवधि के दौरान सामाजिक समारोहों पर भी रोक रहेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी 22 जिलों में लगे कर्फ्यू की अवधि 17 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति होगी। विवाह समारोह में केवल 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। प्रदेश में आज कोविड संक्रमण के 5,100 नए मामले सामने आए। इसी अवधि में 54 लोगों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई। केरल में राज्यव्यापी लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। अधिकतर जगहों पर लोग प्रतिबंधों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली हैं। पुलिस ने सुदूर के क्षेत्रों में कल प्रतिबंधों के उल्लंघन की कई घटनाओं के बाद सख्ती बढ़ा दी है। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद है। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने अस्पताल के कर्मचारियों के लिए 54 विशेष बस सेवाएं चलाई हैं। इस बीच संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कल 41,971 लोग संक्रमित हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई के 700 निजी डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड संक्रमण पर चर्चा की। एक सप्ताह के भीतर निजी डॉक्टरों के साथ मुख्यमंत्री की ये दूसरी चर्चा है। इससे पहले उन्होंने 300 डॉक्टरों के साथ इसी तरह की चर्चा की थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा फैमिली डॉक्टर्स के साथ इंटरैक्टिव सत्र चिकित्सकों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने की एक पहल थी।
सीएम ने कहा कि कोविड महामारी के इस संकट में फैमिली डॉक्टर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मरीज किसी भी छोटी या बड़ी बीमारी से पीड़ित होने पर सबसे पहले इन चिकित्सकों के पास जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर फैमिली डॉक्टर्स शुरुआती लक्षणों की जांच करके कोविड का निदान करते हैं तो इससे मरीजों को जल्दी ठीक करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में अब तक 1,79,00,000 से ज्यादा लोग टीका लगवा चुके हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ने के बीच भारत को विश्व समुदाय से सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार इस विदेशी मदद को तेजी से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वितरित और आवंटित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक 6,738 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3,856 ऑक्सीजन सिलेंडर, 16 ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्र, 4,668 वेंटिलेटर और 3 लाख से अधिक रेमडेसिविर टीके भेजे जा चुके हैं। इससे चिकित्सा सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। भारत में कोविड महामारी से संघर्ष को मजबूती देने के लिए इजरायल आपात चिकित्सा सहायता भेज रहा है। इस महीने की 5 तारीख को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप इजरायल से नई दिल्ली पहुंची थी। हाल ही में भारतीय वायुसेना का एक विमान 3 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और 307 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर भारत लौटा था। भारत में इजरायल से उपराजदूत रोनी येदिदिया क्लेइन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि निजी क्षेत्र से भी आने वाले दिनों में चिकित्सा उपकरण भारत आएंगे। Right now, we also organizing in Israel. There's an organization going on of equipment which will be coming from the private sector, and this is through the Israeli Manufacturers Association, through the Chambers of Commerce of Israel and India, all of these different organizations in Israel, as well as NGOs, which are putting together an additional shipment of things which will be arriving within the next few days. भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर ने आज कहा कि उनका देश कोविड-19 संकट के दौरान भारत को हर संभव मदद देने के कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि 4 लाख लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता वाला संयंत्र दिल्ली में लगाया जा रहा है। यह संयंत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में कल से शुरू हो जाएगा। भारत को आज ब्रिटेन से 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1,000 वेंटिलेटर की खेप मिली। प्रत्येक जनरेटर की प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है, जो एक समय में 50 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। भारत ने कहा है कि अपने निकटतम मित्र से मिली इस मदद के लिए बहुत आभार प्रकट करता है। दक्षिण कोरिया से आज 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 200 ऑक्सीजन सिलेंडर की पहली खेप भारत पहुंच गई। भारत ने विशेष रणनीतिक भागीदार देश से मिले इस सहयोग का स्वागत किया है। भारतीय वायुसेना विदेशों से आ रही राहत सामग्री के वितरण में प्रभावी समन्वय के लिए कोविड वायुसेना सहयोग प्रबंधन प्रकोष्ठ का संचालन कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस प्रकोष्ठ का संचालन पिछले महीने की 27 तारीख को पालम वायुसेना हवाई अड्डे से किया जा रहा है। ये प्रकोष्ठ 24 घंटे काम कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्वा शर्मा कल राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। कोविड के सभी मानकों के साथ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुछ वरिष्ठ नेताओं के भाग लेने की संभावना है। इससे पहले श्री शर्मा को आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का निर्विरोध नेता चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव असम के निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। विधायक दल की बैठक केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और अरुण सिंह की मौजूदगी में गुवाहाटी में हुई। बैठक में वरिष्ठ नेता BL संतोष और बैजयंत जय पांडा भी मौजूद थे। इससे पहले श्री सोनोवाल ने राजनिवास जाकर अपना इस्तीफा राज्य के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को सौंप दिया। भारत ने कल काबुल में लड़कियों के स्कूल पर आतंकी हमले की तीव्र भर्त्सना की है। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि छात्राओं पर किया गया ये हमला अफगानिस्तान के भविष्य पर हमला है। इन हमलों के पीछे जिनका हाथ है वे अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों में हासिल उपलब्धियों को नष्ट करना चाहते हैं। भारत ने कहा है कि इस घटना से यह स्पष्ट हो गया है कि आतंकवादी ठिकानों को तत्काल नष्ट किए जाने की जरूरत है। वहां शांति प्रयासों को सार्थक और मजबूत बनाने के लिए तत्काल देशव्यापी संघर्ष विराम की भी आवश्यकता है।
वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि भारत अफगान युवाओं की शिक्षा का हमेशा से समर्थक रहा है और देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल एक बालिका विद्यालय के पास हुए बम धमाकों में मृतकों की संख्या 58 हो गई है और 150 अन्य लोग घायल हुए हैं। सैयद उल शुहादा हाई स्कूल के बाहर कल उस समय विस्फोट हुआ जब छात्राएं स्कूल से बाहर निकल रही थीं। पहले एक कार बम धमाका हुआ और उसके बाद 2 अन्य बम धमाके हुए। हताहतों में अधिकांश छात्राएं हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद हिंद फौज के सेनानी लालती राम के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री कोविंद ने कहा कि श्री लाल के निधन के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता को समर्पित महान गाथा का अंत हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लालती राम का साहस और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने लालती राम के साथ बातचीत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। हरियाणा के झज्जर के निवासी लालती राम का आज निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे। वे 1941 में आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। उन्होंने कई देशों में लड़ाई लड़ी। वे नेताजी सुभाष चंद्र के साथ उन 3 साथियों में शामिल थे जो 2019 की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि श्री महापात्रा ने कला, वास्तुकला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री महापात्रा को परंपरागत शिल्प को लोकप्रिय बनाने के लिए याद किया जाएगा। राज्यसभा में ओडिशा के सांसद डॉक्टर रघुनाथ महापात्रा का आज भुवनेश्वर में निधन हो गया। वो कोविड-19 से संक्रमित थे और उनका पिछले कुछ दिनों से भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इलाज चल रहा था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया और कहा कि पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर रघुनाथ महापात्रा को पाषाण शिल्प में महारत हासिल थी और वो पत्थरों में भी प्राण फूंक देते थे। केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी ने भी डॉक्टर महापात्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय का आज सुबह कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वे 64 वर्ष के थे। श्री उपाध्याय ने कई वर्ष तक अफगानिस्तान में आकाशवाणी संवाददाता के रूप में कार्य किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कई मीडिया इकाइयों में काम किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जन्मे श्री उपाध्याय ने कुमाऊं विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। श्री उपाध्याय डाक विभाग में कई वर्षों तक कार्य करने के बाद भारतीय सूचना सेवा से जुड़े। वे महान गांधीवादी विचारक, विभिन्न विषयों के विद्वान, विनम्र और मृदुभाषी थे। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी वीएस सूर्यनारायण का आज मुंबई में निधन हो गया। कोरोना से संक्रमित होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज सवेरे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। दूरदर्शन के बेंगलुरु में निदेशक समाचार के पद से सेवानिवृत्त वीएस सूर्यनारायण दिल्ली में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से भी जुड़े रहे। अब कल के मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री के आसपास रह सकता है। मुंबई में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 27 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। तापमान 22 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं तथा न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेह में भी कहीं कहीं बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 6 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान 13 और 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। तापमान 16 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गुवाहाटी में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ 1-2 बार बौछारें पड़ सकती है। तापमान 20 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। भारत ने 17 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। देश में पिछले 24 घंटे में 3,86,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। सरकार कल से दिल्ली में 7 और केंद्रों में कोविड मरीजों को आयुष 64 दवा वितरित करेगी।
रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए देश भर में अब तक लगभग 4,200 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई। कर्नाटक में कल से 14 दिन के लिए नए कोविड प्रतिबंध लागू। मिजोरम में कल से 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बालिकाओं के विद्यालय पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।